छोटे छोटे कस्बों में अक्सर बड़े सपने जन्म लेते हैं, लेकिन हर सपना मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने टांडा जैसे छोटे से कस्बे से उठकर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान इसरो में अपना नाम दर्ज करवाया, जिन्होंने कठिनाइयों, संघर्षों और हालातों को अपनी ताकत बनाया और आज देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद शादाब की, जो इसरो में साइंटिस्ट हैं और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा और आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। शादाब जी, धन्यवाद आपका लोकमंच न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि टांडा जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर इसरो तक जाने तक का सफर कैसा रहा आपका? जी, टांडा से मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है आदर्श जनता इंटर कॉलेज से हुई। उसके बाद अलीगढ़ से मैंने +2 और बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर जो है जेएनयू से एमटेक किया जी। और फिर जेएनयू में जब था मैं फाइनल ईयर में, तभी जो है इसरो की वैकेंसी का पता चला था और तभी एग्ज़ाम दिए और इंटरव्यू हुआ और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। ये कह सकते हैं कि संघर्षों से जुड़ी हुई कहानी है। हमारे हालात इतने अच्छे थे नहीं, पिताजी के बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। उन्होंने हमेशा कहा कि जो है पढ़ाई करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें चाहिए हम आपको मुहैया कराएंगे। परिवार ने साथ दिया? परिवार ने साथ दिया। हमारे बड़े भाई थे और भी तमाम जो भी कह सकते हैं हमारे फैमिली के मेंबर थे, सबका सहयोग रहा और हमारे अध्यापकों का, जिन्होंने मतलब स्कूल में और उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मेंटर रहे, चाहे मोहल्ले में का हमारे सीनियर लोग रहे या अलीगढ़ पहुंचने के बाद रहे, जिन्होंने मतलब हम लोगों को कह सकते हैं कि मोटिवेट करते रखा। जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी परिश्रम करना पड़े, वो सब चीज़ों के लिए वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट रखते थे। कभी कोई ऐसा मोड़ आया जहां लगा कि ये सफर बहुत मुश्किल है इसरो तक जाने का? हाँ, देखिए, शुरुआती दौर में तो इसरो कोई ऐसा कह सकते हैं टारगेट नहीं था। एक था कि इंजीनियर बनने के बाद हर आदमी, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ कमाने लगे। हाँ। है ना। हम टांडा या कोई भी छोटे शहर का एक जो परिवार है उसका पढ़ाने का मकसद फर्स्ट यही होता है कि उसकी जो है आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो जाए। हाँ। तो इस सिलसिले में कई सारे एग्ज़ाम दिए। डीआरडीओ में मैं 3 बार इंटरव्यू दिया और तीनों बार सक्सेस नहीं हो पाया। मैंने ब्रह्मोस का इंटरव्यू दिया, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, IUCL, इसरो, कई सारे में फेलियर हुए। फेल होना से ही आदमी आगे सीखता है कि क्या कमी रह गई थी जिसको हम आगे अच्छा कर सकते हैं। करते हुए आखिरी हमारा पड़ाव तो समझिए इसरो, जिसमें हमें पहुँचे। 2008 का जब आर्थिक मंदी पूरे देश, पूरे विश्व में चल रही थी, पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, उस दौरान जो है, चूँकि मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, तो एक था कि आईटी कंपनीज में ही ज्वाइनिंग फर्स्ट होती, प्राइवेट एमएनसीज में। और 2008 की जो मंदी थी उसमें जो है हालात बहुत ख़राब थे, सही से कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऑफ कैंपस जाने में बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये सब जब माहौल जब पूरा था, ग्लोबल सिनेरियो, तो उस दौरान थोड़ा सा नाउम्मीद थी कि अब क्या होगा। और लाइफ जो कि ऑलरेडी इतनी मुश्किल वक्त से वहाँ तक पहुँचे थे, तो थोड़ा सा नाउम्मीदी लग रही थी। लेकिन जो यही है कि जैसे बताया कि बहुत सारे हमारे मेंटर्स थे जिन्होंने हमें मोटिवेट रखा कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में या जो भी कैरियर्स होता है, लेकिन उससे जो है इतनी जल्दी से डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें अपने टारगेट को, जो भी नौकरी का है, जो भी कमाने का है, उसको कंटिन्यू रखना है। इसरो में चयन होना देश में ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। जब आपका नाम चयन हुआ तो वो पल कैसा था आपके लिए? अब सच बताएं तो मैं सुबह सुबह जो है तकरीबन दिसंबर का पहला हफ्ता था और मैं जो है डिपार्टमेंट गया हुआ था जेएनयू में, और लंच के लिए मैं वापस आया अपने हॉस्टल में, मांडवी हॉस्टल जेएनयू में। तो गेट कीपर ने कहा कि आपके लिए एक पार्सल आया हुआ है जी। और पार्सल देने से पहले वो फाइल, वो बोलने लगा, सर जी हमें मिठाई चाहिए। अच्छा। तो मुझे लगा कि भाई मिठाई क्यों चाहिए इसको, ऐसा कौन सा पार्सल मेरा आ गया। तो जब उसने पार्सल थमाया तो उस पर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस
का एक बड़ा सा पार्सल था जिसमें सारे ऑफर लेटर जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो सब थे। तो डरते डरते जो है कह सकते हैं या खुशी के मारे जो है उसको खोला, लंच भी करना रोक के, भाई पहले ये देखते हैं क्या है। तो उसमें जब हुआ तो उस दिन का लंच भी चला गया खुशी में। सबसे पहले तो घर फ़ोन किए, बताए, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, जाके 2 रकात नमाज कह सकते हैं नफिल पढ़ी गई। और एक एक जैसे बताया ना आपको 2008 का जो टाइम था बहुत ही हाँ। टफ टाइम था। तो उसके बाद नौकरी मिलना और फिर जो है इसरो में जैसी जगह पे सिलेक्शन होना एक अपने आप में बहुत ही क्या कह सकते हैं कि जिसका उतना सोचा नहीं था। तो जब वहां पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि एक जिसको आ- हम बयान नहीं कर सकते। आप एक बुनकर परिवार से भी आ रहे हैं, जी कभी आपने इस कारोबार में हाथ लगाया बचपन में या वगैरह कभी? हाँ, कारोबार से हमेशा ही जुड़े रहे। अब हम्म। हम जैसे अब अगर लूम का कारोबार देखेंगे तो नरी भरने से लेके नरी भरना, ताना है, हाँ। लूम चलाना है, उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो उसकी फिनिशिंग होना है, कलरिंग होना है, पैकेजिंग होना है। हाँ। तो मेरा मेरा जैसे घर के जो काम होते थे जहाँ छोटे छोटे बहुत कहते बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए होती, नरी भरना है, फिनिशिंग में जो काम हो सकता है, पैकेजिंग में जो हो सकता है, वो शुरू से हेल्प करते रहे। लेकिन बाकी और काम भी आते हैं, लूम चलाना भी आता है, हम्म। ताना तनना भी आता है। हम्म। तो कारोबार से तो हमेशा जुड़े रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन आज भी आते हैं तो अगर अम्मा या भाभी या जो भी लोग हैं हम्म। किसी और काम में बिजी है, इधर ही नहीं कंप्लीट है तो भी जो है लग जाते हैं। तो इससे कभी दूर ही नहीं, क्योंकि इसी से हम आए हैं तो इसको तो छोड़ नहीं सकते। विज्ञान से दिलचस्पी बचपन से थी कि या बाद में हुई? अब विज्ञान जैसे एक लॉजिकल थिंकिंग कह सकते हैं थी, थोड़ा हम्म। सा चीज़ों को जो है जस्ट लाइक दैट किसी चीज़ को बिलीव कर लेना थोड़ा सा आदत नहीं थी। कभी भी जो है कोई 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 भी बात बोलता था तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता था ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा हम्म। क्यों कर रहा है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड स्लोली जैसे जैसे भाई आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलता है चीज़ों हम्म। का। तो विज्ञान बेसिकली वही चीज़ बताता है कि आप हर चीज़ जैसे वैसे बिलीव नहीं कर लीजिए, किसी चीज़ को मान नहीं लीजिए, उसके पीछे सवाल करिए, हम्म। उसको जानने की कोशिश करिए। जब आपके पैमाने पे या जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके खरा उतरे तभी उसको मानता है। तो वो जो है कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। कोई आपने चीज़ बात की आर्थिक हालात बहुत खराब थे, तो कभी ऐसा वक्त आया कि आर्थिक हालात की वजह से आपके सपने जो है साइंटिस्ट बनने के या आगे बढ़ने के, उसमें रुकावट पैदा हुई हो? देखिए, अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि रुकावट पैदा हुई है, लेकिन हम्म। जहाँ तक हमें मालूम है कि घर वालों ने ऐसा फील नहीं होने दिया कि आर्थिक हालात इतनी बुरी है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे अनजाने में, बैकग्राउंड में जो कुछ भी चाहिए था, जैसे भी चाहिए था, उन्होंने चाहे घर के जेवरात भी बेचने पड़े कुछ चीज़ों के लिए, वो भी हम्म। किए। लेकिन कभी ऐसा नहीं फील होने दिया कि जो है यू कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। तो वो चीज़ें थी। इसरो जैसा बड़ा लक्ष्य पाने के लिए असफलताएं भी देखी कुछ लाइफ में? अब जैसे बताया मैंने कि 2008 के टाइम में हमारे कैंपस में टाटा, एसेंचर, सिनॉप्सिस, सीएससी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आई, जिसमें जो है सिलेक्शन थोड़ा सा, चूँकि पता है कि ग्लोबल मंदी थी तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ। और फिर जो है मैं बताया 3 बार डीआरडीओ में असफलता मिली। हाँ। एक बार ब्रह्मोस में मिली, एक बार आईयूसीएल में मिली, एक बार सेल में मिली। तो ऐसे जो है एक असफलताओं की झड़ी है कह अच्छा। सकते हैं कि 2008 से लेकर 2009 तक तकरीबन मैंने 10 से 10 से ऊपर ही इंटरव्यू दिए, हम्म। जिसमें जो है मतलब रिटर्न होता था, इंटरव्यू होता था, तो रिटर्न तो पास हो जाता था, इंटरव्यू तक आते आते कुछ ना कुछ वो मुश्किलें या जो भी कर लें फिल्टर हो जाते थे। तो आखिर में जो है इसरो जो है मेरा कह सकते हैं कि 10वां या 11वां इंटरव्यू रहा होगा। तो उससे पहले एक सीरीज़ ऑफ फेल्योर्स हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ देयर वाज समथिंग लैकिंग विच आई कुड नॉट इम्प्रूव फर्दर। टांडा जैसे छोटे से कस्बे में, जैसे यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि गाइडेंस की कमी बहुत होती है। जी उतने अच्छे संस्थान भी यहाँ पे थे नहीं उस वक्त भी। जी। आज तो हो गए होंगे खैर। तो कैसे आपने पूरा किया इस पढ़ाई को अपनी? देखिए इसमें जो है मतलब
दूर के जो उच्च शिक्षा के लिए जो कह सकते हैं, हाँ। उसमें हमारे फूफा जो है हम्म। उन्होंने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया। तो उनके एक रिश्तेदार हैं जो अलीगढ़ से ऑलरेडी एएमयू से हम्म। पढ़ रहे थे, और उनके एक दूसरे रिश्तेदार जो वहाँ से पढ़ चुके थे, दोनों लोग थे। तो उन्होंने कि उनसे कनेक्ट कराया कि कैसे जो है, मतलब क्या क्या चाहिए होता है अलीगढ़ में जाने के लिए, हम्म। यहाँ से निकल के वहाँ तक जो एंट्रेंस होना चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए हम्म। उन्होंने एक सजेशन या कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। तो उन्होंने जो कुछ भी, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तो फ़ोन वगैरह का कनेक्शन था नहीं, तो जब भी कभी वो टांडा आते थे तो उनसे मिलवा देते थे। हम्म। तो बातचीत में ही जो कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते थे उतनी की गई। तो गाइडेंस की बात तो जहाँ तक कह सकते हैं, कमी तो थी उस दौरान, क्योंकि हम्म। बहुत ज़्यादा हमें मालूम नहीं था कि 12th के बाद या 10th के बाद क्या कर सकते हैं। तो अभी जब टांडा में, तो उनका पहला टारगेट हमारा ये था कि यहाँ से निकल के हम किसी और बड़ी जगह पे जाएं, जो हम्म। यहाँ से जो है ये कह सकते हैं कि कुआं है, कुएं से निकल के बड़े एरिया में पहुँचे। तो जब अलीगढ़ पहुँचे तो फिर और भी चीज़ें दिखी, दुनिया कितनी बड़ी है, क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या प्रोफेशनल चीज़ें हो सकती हैं, लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, कंटिन्यूअस सेल्फ इवोल्यूशन हुआ कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बहुत ही फोकस्ड कोई ऐसा कह सकते हैं कि गाइडेंस तो नहीं रहा कि हाँ भाई हर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका जो है ये करना, ये करना, ये करना। बट जो है एक डायलॉग रहा लोगों से हम्म। कि मेरी ये एबिलिटी है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो जैसे जैसे आपने देखा कि साइंस का थोड़ा सा हमारा रुझान ज़्यादा था, हम्म। साइंस और मैथ्स की तरफ। तो उसके नज़रिए से लोग ये समझते थे कि बीटेक या इंजीनियरिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, तो इसलिए इंजीनियरिंग की तरफ गए। उस दौरान कंप्यूटर साइंस जो है काफ़ी फेमस, या कह सकते हैं काफ़ी सॉट आफ्टर सब्जेक्ट था, हम्म। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस की तरफ जो है आगे बढ़े। जब इसरो में चयन हुआ आपका, जी। आपके माता पिता ने आपका साथ दिया, बहुत पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या थी, आपके माता पिता की? माता पिता की तो हम्म। पहले तो यही है कि एक सपना उनका ऑलरेडी था कि हमारा बेटा कुछ हाँ। करे। तो जब वो पहुंच गए तो पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया हम्म। कि वहां तक पहुंचे। उसके बाद जो है कह सकते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो फुलफिल करनी थी, जो पढ़ाई के दौरान जैसे बताया कि कुछ कर्ज लेना पड़े, कुछ बेचना पड़ा, हम्म। या जो भी है, पहले तो वो सबको कंप्लीट करना था कि भाई अब जो माइनस था उसको पहले जीरो पे लेके प्लस आना किया है। आपने। जीरो पे लेके आए, हम्म। फिर धीरे धीरे प्लस हुआ। हम्म। और एज अ कोई भी क्या कह सकते हैं, फादर जो है अपने बेटे का अचीवमेंट पर तो डेफिनेटली हम्म। खुश होता ही है। तो दे वर वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी। नाउ ही इज नो मोर। हम्म। इसरो में रहते हुए किन किन जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, मतलब काम आपकी गंभीर, कितना गंभीर है काम के लिए आप? देखिए, इसरो की एक अच्छी बात यह है कि हमेशा टीम स्पिरिट में काम करता है। हाँ। वहाँ पे जो है हर चीज़ का एक टारगेट बनाया जाता है, उसके लिए जो जो जिस चीज़ में स्किल जिसका है, हम्म। उन सबकी टीम को इकट्ठा करके और एक टारगेट दिया जाता है। और हर बीच बीच में माइलस्टोन होता है, रिव्यू होता है, या इस तारीख को ये होना था, हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कुछ कमी है तो उसके लिए और एक्सपर्टीज चाहिए, या और मेहनत करनी पड़ेगी, या और एक्सटेंडेड टाइम के लिए आपको काम करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो करती हैं। तो वहाँ पे कोई ये नहीं देखता है कि मेरा जूनियर है या सीनियर है या कोई दूसरे डिपार्टमेंट का है। हम्म। जब टीम बनती है तो उनके अंदर एक टीम भावना होती है। इस वजह से टीम, हमेशा जब भी आप सुनेंगे कि टीम इसरो नाम बोलते हैं, हम्म। कभी इंटरव्यू देखेंगे, कोई अकेला ये नहीं कहता कि मैंने किया है। हाँ। इसरो की एक अच्छी बात ये है कि कोई अकेला क्लेम नहीं करता है, हम्म। हमेशा मानता है कि हमारी टीम ने काम किया है। हाँ। तो ये हमारी जो है एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा पावर है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक सक्सेस ये इस लेवल पर है। स्पेस रिसर्च में प्रेशर बहुत होता होगा, प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं? जी देखिए, स्पेस, अगर जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम देखेंगे तो हम्म। ये बहुत, मतलब जो और अमेरिका या जो हम्म। रशिया और दूसरे कंट्रीज के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारा फाउंडर जो थे हमारे हम्म। विक्रम साराभाई, उनका कहना था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में दूसरे से किसी से पीछे नहीं रहना है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें जो है सिविलियन पर्पस के लिए करना है। विक्रम सारा भाई। जी। हम्म। तो वो हमारे स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, हाँ। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। बिल्कुल। तो उनका ये कहना था कि हम इस रेस में नहीं जा रहे, क्योंकि जब ये स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था 1960 70 के दशक में, तो उस दौरान जो है अमेरिका और रूस जो है एक कोल्ड वॉर चल रही थी।
हर आदमी जो है स्पेस में पहले जाना, कौन चांद पे जाएगा, कौन स्पेस में आएगा, उस रेस में वो दो कंट्रीज चल रहे थे। तो जब इंडिया ने ये प्रपोजल किया तो उनका ये था कि हमें इस रेस में नहीं आना है, हमें इसका इस्तेमाल जो है हमारे जो पॉपुलेशन है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए करना है। हमें किसी को दिखाने का ज़रूरत नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक लॉन्च व्हीकल का डिपार्टमेंट होता है। तो जब सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है तो उसका डेटा कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप अगर देखें, जो आजकल हमारी डीटीएच सर्विस होती है, जो टीवी चैनल्स होते हैं या बहुत सारे कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं, उसकी टाइप की एक सैटेलाइट होती है। दूसरी सैटेलाइट होती है, जैसे हम कभी सुनते होंगे कि कैडेस्ट्रल मैप बना जो खसरा खतौनी है, या फिर जो है अर्बन प्लानिंग, रोड किधर से जाना है, आप नेशनल हाईवे जो भी एक्सप्रेस वे बनते हैं, जो लैंड एक्विजिशन होती है, या कह सकते हैं कि कभी कभी होता है कि इस साल जो है गेहूं की पैदावार इतनी होगी, गवर्नमेंट एक अनुमान लगाती है। तो ये सारी जानकारी जो है इसरो की जो सैटेलाइट लॉन्च होती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, दो किस्म की सैटेलाइट बताया, जैसे कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो दूसरा एक वर्टिकल है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो उससे का जो डेटा आता है उसको एनालाइज करना, उसको जो है एक, क्योंकि डेटा जो होता है वो एक फोटो के फॉर्म में होता है, तो फोटो से आदमी को इन्फॉर्मेशन बनाना है, एक मिनिस्टर को या एक पॉलिसी जो किसी जिले का जिलाधिकारी होगा या जो जो पॉलिसी बना रहा होगा, उसको फोटो से मतलब नहीं है, उसको मालूम होना चाहिए कि इस जिले में क्या प्रॉब्लम है। तो उस डेटा से जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है वो काम हमारे डिपार्टमेंट का कह सकते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रेशर लेवल कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह एक समान है। आपके हिसाब से आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष में किन किन ऊंचाइयों को छू सकता है? जी देखिए, जहाँ तक हमारे संगठन का या हमारे विभाग का सवाल है, तो हमारे अभी जो लेटेस्ट में है कि पहले गगनयान हमारा सक्सेसफुल होना चाहिए। तो गगनयान के लिए तैयारियां चल रही हैं ऑलरेडी। हमारे जो चार एयरफोर्स के जो पायलट्स थे उनमें से ट्रेनिंग दी गई, और एक जो अभी स्पेस स्टेशन भी होके आए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वो एक ट्रेनिंग है, प्री ट्रेनिंग है कि गगनयान मतलब हमारा एक भारतीय नागरिक जो है वो अंतरिक्ष में जाके वापस आना है। तो ये फर्स्ट टारगेट है। तो इसके पीछे अच्छी खासी तैयारियां हो चुकी हैं और भी थोड़ी सी चल रही हैं। आपकी टीम के का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है अभी, मतलब जो नेशनल लेवल पे हो? जी मेरी टीम का जो अभी फिलहाल है, तो इसमें एक किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो काम है वो मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत सारा है। तो हम जैसे बताया कि हर मंत्रालय की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जल विभाग की है कि इस बार जो भी बड़े बड़े तालाब, यहाँ पे तो नॉर्थ इंडिया में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो ऐसी हैं कि साल भर पानी रहता है और ग्राउंड वाटर की दिक्कत नहीं है। अगर आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे पानी की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े रिजर्वायर बनते हैं। तो उसमें जैसे पानी किस लेवल तक पहुंचा है, कितना पानी हमारे आगे जो गर्मी आने वाली है या जो आगे सीजन बचा हुआ है उसमें पानी हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आदमी जाके वहाँ पे तालाब देख के नहीं बता सकता है, तो ये सैटेलाइट बताती है। तो इसलिए जो है हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टीम आइडेंटिफाई है जो काम करती है। तो कोई एक प्रोजेक्ट कह नहीं सकते कि ये यही मेन इंपॉर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा कह सकते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जैसे बताया कि गगनयान है, फिर एक हमारा जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पे अभी सुनीता विलियम्स जो वहाँ पे एक साल तकरीबन रह के आई है। तो ऐसे ही हमारा भारत का भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्लान है। तो ये एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो अभी गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल गया है, उसके पीछे रिसर्च जो चलना है चल रही है। उसके साथ साथ जो है अब जैसे चंद्रयान 4 की बात आ रही है, तो अगला मिशन जो है अभी तक लैंडिंग हुई, वहाँ पे हमने अपना झंडा वो स्टैब्लिश किया और रोवर चल के आया। अगला टारगेट है कि वहाँ से सैंपल लेके वापस आ जाना, ताकि जो उस पर और रिसर्च की जा सके। उसके अलावा और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पे प्रोब या सैटेलाइट भेज के वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे मंगलयान, मंगल के उसमें, या फिर जो है जैसे सूर्य की तरफ आदित्य L1 एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। तो ऐसे जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम चल रहे हैं। तो जैसे बताया कि हम कोई रेस में नहीं है, हम किसी से कंपटीशन नहीं है कि अगर रूस ने भेज दिया वहाँ पे मंगलयान पे तो हमें भी भेजना, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारा है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमारा स्किल डेवलप हो रहा है, उस स्किल को यूज़ करते हुए हम अपने नागरिकों के लिए उनकी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो हमारा टारगेट रहता है। आपने स्वदेश देखी है?
जी। स्वदेश देखी है आपने, शाहरुख खान आ, की? शाहरुख खान गांव में आता है, अपने गांव के लिए पानी लाता है। आप जी टांडा के लिए क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो मैं पिक्चर का बहुत शौकीन नहीं हूँ, स्वदेश भी। मैंने एग्जांपल दिया। जी जी, मैं स्वदेश तो देखी नहीं है। हाँ। सुना है, हाँ, कि वो एक विदेश से जो है देश में आता है और एक चेंज लाना चाहते हैं। हाँ। हमने भी कोशिश की थी और जो है अभी भी पर्सनल लेवल पे रहती है। आगाज़ नाम की एक संस्था जो है, एक लाइक माइंडेड पीपल ने मिल के जो है स्टार्ट की थी। उससे बहुत ज़्यादा जो है लोगों में एक शिक्षा के प्रति जो है हमारा एक था कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। उससे जो है, जैसे बताया कि हमारे टाइम में इतना गाइडेंस का कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई बताने वाला नहीं था कि इसके बाद क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे। तो हमने वो कोशिश की थी कि वो फैसिलिटी हम टांडा में बनाते हैं, और जो मुश्किलें हमें अपने कैरियर में, अपने मतलब जीवन में सामना करना पड़ा है, वो किसी और को सामना ना करना पड़े या उसमें कमी कर सकते हैं, वो इजी हो जाए। उसके लिए आगाज़ का एक स्थापना हुई थी, कह सकते हैं। अब किन्हीं कारणों से वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, तो वो है। लेकिन फिर भी पर्सनल लेवल पे जो हो सकता है, एजुकेशन की फील्ड, एजुकेशन इज़ व्हाट आई लाइक मोर, कि अगर आदमी एक शिक्षित आदमी होता है तो उसका हर काम करने का नज़रिया अलग होता है। हो सकता है कोई आदमी शिक्षित नहीं है, अच्छा कारोबार कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा जेवर कह सकते हैं कि जो आदमी को आदमी बनाती है। अदरवाइज इंसान और जो है दूसरे उसमें जो है कोई फर्क नहीं होता है। कभी इसरो से आगे बढ़ के नासा में जाने का कोशिश किया? नासा तक पहुंच जाए अब हम। देखिए, डिपार्टमेंट्स के लेवल पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ। कभी इसरो से लोग साइंटिस्ट नासा गए, नासा से इधर आए। हम्म। वो डिपेंड करता है कि आपको, मतलब जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उससे कोई कोलाबोरेशन चल रहा है। हर आदमी को तो कह नहीं सकते कि चांस मिलता है, लेकिन अगर चांस मिलता है तो आदमी डेफिनेटली जाना चाहेगा। अब एक्सचेंज प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन ऐसे ही हमारे भारत का ही एक अंटार्कटिका में रिसर्च प्रोग्राम चलता है। भाई, अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे को जो किसी का नहीं है और सबका भी है। तो हर कंट्री एक ट्रीटी है, उसके हिसाब से वहाँ पे अपना स्टेशन लगाया हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें जो हमें मौका मिला, तो मैं भी अंटार्कटिका गया, 13 महीने रहा वहाँ पे, भारतीय रिसर्च स्टेशन में। 34वां भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम था, अभियान था। वहाँ पे स्टेशन का डिप्टी लीडर भी रहा, और बहुत सारे उस दौरान साइंटिफिक और जो है जो नॉन साइंटिफिक काम भी होते हैं, तो दोनों को जो है किया, और करने में जो भी सहायता या सहयोग चाहिए था वो प्रोवाइड किया। टांडा के युवा युवा भी हैं बहुत, आपकी जी। तरह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, कोई भी चीज़, मतलब हम सफलता तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क अक्सर लोग नहीं देखते हैं। लोग शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि सफलता के कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क इज मस्ट। तो और हार्ड वर्क में निरंतरता होनी चाहिए। बिल्कुल। एक हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रसरी रस्सी जो है वो बहुत ही, मतलब पत्थर के मुकाबले उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब लगातार वो रगड़ती है तो पत्थर भी घिस जाता है। तो यही है कि अगर हम, हो सकता है कि हम उतने कैपेबल नहीं हो, कभी कभी लगता है कि कोई लड़का बहुत तेज नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर वो मेहनत करेगा तो सफलता मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो निरंतरता होनी चाहिए। जैसे बताया कि कभी हमारी परिवार की सपोज फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाता, तो शायद मैं कंटिन्यू ना कर पाता। तो कहीं ना कहीं जो है निरंतरता चाहिए दोनों चीज़ों में, एफर्ट में और प्लस जो सपोर्ट चाहिए, दोनों में। तो कभी कभी पेरेंट्स भी जो है ये सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर लिया तो फटाफट जो है लाखों की सैलरी का एक जॉब मिल जाए। ऐसा भी नहीं होता, उनको भी थोड़ा सब्र रखना है। और जो लड़का भी पढ़ रहा है उसको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक ही दिन की पढ़ाई में या 2 दिन की पढ़ाई में टॉप कर लूंगा और नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि जब हम अपने, हो सकता है अपनी क्लास में या अपने स्कूल में टॉपर हो, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हर स्कूल से एक टॉपर आता है, तो टॉपर की भीड़ हो जाती है। अभी तो हम कह सकते हैं कि एक आम जनता है, उसमें एक भीड़ है, उसमें हम टॉपर हैं, राइट। लेकिन जब आप बड़े किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब टॉपर की भीड़ है। तो अगर आप उसमें फेल हो, मतलब वहाँ पे क्या आपको अलग करता है, आपका एटीट्यूड। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आपका कंसिस्टेंसी नहीं है कोई चीज़ में, तो थोड़ा सा सफलता मुश्किल है। इसके लिए मतलब मैं अक्सर कुछ वीडियोस वगैरह देखता था, तो हर्षा भोगले की एक वीडियो है सचिन के बारे में और राहुल द्रविड़ के बारे में। तो सफलता कैसे, मतलब वो है सचिन का एटीट्यूड कि मतलब सचिन ऐसे ही सेंचुरी नहीं बनाया, उससे पीछे वो मेहनत किया, है ना, लगातार मेहनत किया।
तो और विनोद कांबली भी एक गिफ्टेड प्लेयर था, लेकिन वो समहाउ दोनों साथ साथ आए और एक उतना कैरियर में प्रोग्रेस नहीं किया, दूसरे ने बहुत प्रोग्रेस किया, राइट। तो गॉड ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं, कहा जाता है। तो उसके पीछे एटीट्यूड की बात उन्होंने की। तो एटीट्यूड इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। अगर आपके अंदर एटीट्यूड लर्निंग का नहीं है, हार्ड वर्किंग का नहीं है, तो थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल होती है। ये बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं थी, ये इस बात का सबूत है कि अगर हिम्मत सच्ची है और इरादा मजबूत है तो टांडा की गलियों से निकला एक बच्चा भी अंतरिक्ष की गहराइयों को छू सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी शानू है। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।